एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ प्रिया और आप हम लोग हमारे साथ पढ़ते हैं बायोलॉजी। जो कि बायोलॉजी में सबसे पहले मैं क्या करती हूँ बेटा, आपको एनसीईआरटी रीड कराती हूँ। मैंने इससे पहले लिविंग वर्ड एनसीईआरटी विद रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्व करके दिया है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। उसका वीडियो 45 मिनट्स का मैंने अपलोड कर दिया हमारे चैनल्स पे। और बेसिकली अभी कुछ टाइम का इशू के कारण मैं अभी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ कंटिन्यू, बट मैं बहुत जल्दी कंटिन्यू करने जा रही हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2, वो भी क्लास 11th बायोलॉजी की एनसीईआरटी से लिया गया है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, जो कि आज के जो ग्रुप है, मतलब आज का जो वीडियो चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा का ही रहेगा। उसके अलावा मैं जो है कोई भी ग्रुप एडेड ऑन, मतलब कोई भी और किंगडम नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि ये हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे के सारे आपको आज एक्सप्लेन कर दी जाऊँगी तो। और आपको भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप भी वीडियो को स्किप करके या फिर भगा भगा के देखेंगे। इसलिए मैं इजी वर्ड्स में आपको अभी सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा एक्सप्लेनेशन दूँगी। तो जैसा कि किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। फिर हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, वायरस, विरिडोइड्स एंड लाइकेंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किंगडम की। तो सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन 3 हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for our own use for food, shelter and clothing. Now, Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological character to classify plants into tree, shrubs, and herbs. He also divided animal into two groups: those animal had red blood and those that did not. इसका मतलब जब हम अरिस्टोटल की बात करते हैं, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी जिसको बोलते हैं, हम उनकी अगर बात करते हैं तो उन्होंने अर्लीस्ट, मतलब आप जानते हैं अरिस्टोटल का टाइम क्या था, मतलब उस समय जैसे कि ये कहें एक्सपेरिमेंट का ज़माना नहीं था ना। तो उस समय जब अरिस्टोटल ने दिया था अपना क्लासिफिकेशन, तो वो दो ग्रुप में दिया था उन्होंने। प्लांट्स को अलग कर दिया और ट्री को, मतलब प्लांट्स को अलग कर दिया, एनिमल को अलग कर दिया। प्लांट्स में ट्री इंक्लूड कर दिया, शर्ब्स इंक्लूड कर दिए, हर्ब इंक्लूड कर दिया। और जो एनिमल में थे, एनिमल में 2 ग्रुप बना दिए कि भाई जिनके पास रेड ब्लड ग्रुप है तो वो हमारे दूसरा एनिमल है, जिनके पास नहीं है वो हमारे दूसरा एनिमल है। इस तरह से इन्होंने दे दिया। उसके बाद अगर हम बात करें इन लीनियस टाइम अ 2 किंगडम क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटे एंड एनिमेलिया kingdom was developed that include all the plants and animals respectively. This system did not distinguish between the eukaryotic and prokaryotic, unicellular and multicellular organism, and photosynthetic green algae and non-photosynthesis fungi organism. Classification of an organism into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either categories. इसके बाद इन्हीं की कही हुई बात, मतलब कि जो कास्ट लीनियस थे उनको आप जानते हैं फादर नॉमेनक्लेचर वगैरह ऐसे बोलते हैं। मतलब उन्होंने ही, मतलब इससे पहले जो हमने क्लास ली थी लिविंग वर्ड, उसमें बताया है उन्होंने जो नॉमेनक्लेचर पद्धति है, जो टैक्सोनॉमी है, वो इन्होंने ही दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्टिंग किया, कि मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास है, या तो प्लांट है या एनिमल है, मतलब प्लांट है या एनिमल है, इस तरह से 2 हैं। तो इन्होंने अपनी जो किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें, मतलब ना इन्होंने यूकैरियोटिक को इन्वॉल्व किया, ना यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक इन्वॉल्व थे, बट इसमें डिफ्रेंशिएशन मतलब इस तरह से अलग नहीं किया। ना यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर देख के डिफ्रेंशिएशन किया, ना फोटोसिंथेसिस नॉन फोटोसिंथेसिस देख के डिफ्रेंशिएशन किया। मतलब इस तरह से उन्होंने easily categories divide कर दी। Hence the 2 kingdom classification used for a long time was found indicate besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of cell, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship. Classification system for the living organisms have hence undergone several changes over the time through plant and animal kingdom have been a constant under all different systems, and the understanding of what group organisms be include under these kingdom have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood differentially by different scientists over the
इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक एनिमल्स में और एक प्लांट में हम देख सकते हैं। जैसे कि हम अगर किसी को रख रहे हैं किसी के बिहाफ पे, किसी भी कैरेक्टर को देख के, जैसे द लिविंग वर्ल्ड में मैंने आपको ये बताया था कि हम सबसे पहले किसी भी चीज़ किसी भी किंगडम में उसको रखते हैं तो सबसे पहले उसका कैरेक्टर हम देखते हैं। कैरेक्टर क्या है, किस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ से क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, क्या मुझे मिल रहा है, मतलब उस तरह से। और यहाँ पे जो अगर बात करें तो हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, जैसे सेल स्ट्रक्चर, बेसिकली हम सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, नेचर ऑफ वॉल देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, हैबिटाट देखेंगे, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। उसके बाद फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो एनिमल है या वो ऑर्गेनिज्म है कोई भी, वो किस तरह के किंगडम में जा सकता है या उसका रिलेशन किस तरह के किंगडम से है। तो इसी को देखते हुए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे जो आर.एस. विटेकर जी हैं उन्होंने दिया था। तो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल प्लांटे, एनिमिलिया दिया था। तो उन्होंने मोनेरा अच्छा, इसके बाद ये नहीं कहूँगी कि इससे पहले नहीं आया। इससे पहले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था, अर्नेस्ट हैक्ल ने दिया था। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसमें आया है। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एस. विटेकर ने 1969 को दिया था, जिसमें उन्होंने क्या क्या देखा। तो कैरेक्टर्स उन्होंने लिखे थे। सबसे पहले सेल टाइप देखेंगे हम, तो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया इन पाँचों को इसमें ऐड ऑन किया था, जिसमें सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक था, बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक थे। उसके बाद उन्होंने सेल वॉल देखा कि सेल वॉल किस तरह की बनी है या नहीं है। तो मोनेरा यानी कि प्रोकैरियोटिक है तो आपको सी बात है उसमें सेल वॉल आपको मिलेगी ही मिलेगी, पर ये नॉन सेलुलोज की होती है और पॉलीसैकेराइड अमाइनो एसिड की बनी होगी। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है और नहीं भी होती है। फंजाई में काइटिन की बनी होगी, प्रेजेंट होगी। प्लांटे में सेलुलोज की बनी होती है और एनिमिलिया में एब्सेंट होती है। फिर उसके बाद उन्होंने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऑफकोर्स बात है प्रोकैरियोटिक सेल इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती है। दैट्स वाई इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस जैसा कुछ भी नहीं। हाँ, इसका नाम ही प्रोकैरियोटिक है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट होगा, ताकि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड जैसा कुछ भी नहीं होता। बस एक न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर आपको, मतलब एक तरह से देखा तो न्यूक्लियस जैसा कुछ सीन आपको दिख सकता है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगा, फंजाई में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं तो ऑफकोर्स सी बात है इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको मिलेगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का देखें तो सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो सेलुलर, मतलब सिर्फ सेल ही सेल आपको मिलेंगे। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होगा। फंजाई में मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, लूज टिश्यूज़ भी हो सकते हैं। प्लांटे में टिश्यू भी मिलेगा, ऑर्गन भी मिलेगा। एनिमिलिया में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम दोनों ही इसमें मिलता है। मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन में क्या इसमें आपको मिलेगा, ऑटोट्रॉपिक जो कि कीमोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, यानी डेड एंड डिकेन मैटर को भी खाते हैं, और उसके साथ ही साथ पैरासिटिक भी होते हैं, किसी होस्ट बॉडी को भी बनाते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये फोटोसिंथेसिस करना चाहेंगे। इसके अलावा इनको हेटेरोट्रॉपिक भी ये होते हैं। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक होंगे, मतलब कोई भी ऑटोट्रॉपिक नहीं होगा। सैप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेन फूड को खाएंगे, पैरासिटिक मतलब कोई भी होस्ट को बनाएंगे। अगर हम प्लांटे की बात करें तो प्लांटे हमारे सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, बट ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेसिस नहीं होते हैं, ये हमारे फोटोसिंथेसिस होते हैं। एनिमिलिया की बात करें तो एनिमिलिया हेटेरोट्रॉपिक होंगे, जिसमें वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और सैप्रोफाइटिक यानी डेड एंड डिकेन फूड को भी खाएंगे एक्सेट्रा। उसमें भी बहुत सारे और पैरासिटिक भी कुछ होते हैं, कुछ और होते हैं, मतलब इस तरह से ये सारे आपको मिलेंगे। R.S. Whitaker 1969 proposed a 5-kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. The main criteria for classification used by him included cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationship. Gives a comparative account of different characteristics of the 5-kingdom classification. different character के बिहार पे 5-kingdom classification दिया गया। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद भी ये जो चीज़ें हैं ये रुकी नहीं। इसके बाद
सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, जिसमें सिक्स किंगडम थे, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन था और 3 डोमेन्स उसमें थे, जैसे कि नीचे लिखा है, द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड the kingdom Munera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain. And there were 6 kingdom classification. You will learn about this system in detail and higher classes. इसका मतलब आपको अभी नीड नहीं है 6 kingdom classification पढ़ने की, अभी आप 5 kingdom classification को ही पढ़िए, क्योंकि ज़्यादातर इसी को ही पढ़ा जाता है। बाकी 6 kingdom classification आपको आगे पढ़ना होगा। Book at the 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influenced the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, sperms, gymnosperm, and the angiosperm. Under plants, the characters that undefined the whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. This placed together groups which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with the other group, which were eukaryotic. It is also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones, say for example Chromonas, Spirogyra, were placed together under algae. The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plants. Through that they are showed a characteristic different in their wall composition, the fungi and chitin. इट मीन्स मैं ये सारी पूरी वही बातें हैं जो मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ कि किस तरह से किस बिहाफ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिफ्रेंशिएट किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं आपको कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो आप उसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब कैसे उसको किसी अदर ग्रुप में रखना है या किंगडम में रखना है, आप कैसे सोचेंगे। सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स को मैच करेंगे कि क्या कैरेक्टर मिल रहा है, किससे मिल रहा है, किस किंगडम से मिल रहा है। अगर वो ऑटोट्रॉपिक है तो ऑटोट्रॉपिक में भी क्या कीमोसिंथेसिस करता है तो मोनेरा में होगा। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं आप इनको इस तरह से रख सकते हैं। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मुझे बताइएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लू ग्रीन एल्गी और एल्गी। ओके, सो आप मुझे कमेंट्स में करके बता सकते हैं, मैं सभी का आंसर पढ़ूँगी। ओके, नाउ in their wall, while the green plants had a cellulosic cell wall, well, such characteristics were considered. The fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi. All the prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista. Kingdom Protista has brought together Clydomonas chlorella, earlier placed in algae with plants and both having cell wall, with Paramecium amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom which lack cell wall. It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom. This happens because the criteria for classification change. This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship over the an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarities but is also phylogenetic, is based on evolutionary relationship. सो ये पूरा कंक्लूज़न है कि आप किस तरह से क्या कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ चीज़ें थी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी इंक्लूड नहीं की गई थी, जो छूट गई थी, तो उन्हें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में पूरा किया गया। बट हाँ, नाउ समय के अकॉर्डिंग अभी भी बहुत सारे चेंजेस इसमें हो रहे हैं, जैसे कि हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन मोड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर अगर हम देखें न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस करें, तो मतलब इस तरह से हम देखें तो अभी भी ये सारी चीज़ें काफ़ी चेंज की जा रही हैं कि हर एक तरह से कैसे हम क्लासिफिकेशन और बेहतर दे सकते हैं, जिसमें हम उतने से में ही सब कुछ समझ जाए कि क्या कैसे हो सकता है। सो नाउ द लास्ट in this chapter we will study characteristic of kingdom Monera, Protista and fungi. Whether we take a system of classification, this kingdom plant and animalia, commonly referred to as plant and animal kingdom respectively, will be dealt separately in chapter 3 and 4.
कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि इसमें आप सिर्फ पढ़ेंगे, इस चैप्टर में सिर्फ आप पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में, जो कि विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से लिया गया है। प्लांटे और एनिमेलिया एक बड़े किंगडम आते हैं, तो बड़े किंगडम को हम सेपरेटली एक चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, जो कि चैप्टर 3 और 4 आपके एनसीईआरटी में है, उससे हम पढ़ेंगे। देखो, कभी मेरे मुंह से बेटा वर्ड निकल जाता है तो आप लोग अब ये मत सोचिएगा कि हम तो आपको बेटा कैसे बोल सकते हो, आदत हो गई है। एक्चुअली मैं एक टीचर हूँ, स्कूल में टीचिंग करती हूँ, तो मतलब हर वक्त बेटा बेटा बच्चों को कहने की आदत हो गई है, तो मेरे मुँह से कभी कभी यहाँ भी बेटा वर्ड निकल जाता है। तो इसके लिए ज़्यादा मतलब इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि बेटा वर्ड मेरे मुँह से ना ही निकले, ठीक है। तो इन दिस वीडियो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा ही कवर करा पाऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा फंजाई आपको कवर कराऊँगी, इसके काफ़ी पार्ट में बनेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। चलिए, तो अगर मैं एक ओवर कैप दूँ आपको, रिकैप एक जैसे ओवरव्यू एक दूँ, तो जो मोनेरा है, मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आएंगे। आप इसमें सारे बैक्टीरिया पढ़ेंगे और ऑलमोस्ट आप इसमें सारे के सारे प्रोकैरियोटिक पढ़ेंगे। तो व्हेन आप इसमें प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो आप अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। तो जब आप उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, फिर आप उनके वो हमारे लिए यूज़फुल भी कई जगह पे हो सकते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी कई जगह पे हो सकते हैं। तो हम इन चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। बैक्टीरिया सभी जगह पाई जाएगी, मोस्ट अबंडेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल। They also live in extreme habitats such as hot spring, desert, snow and deep ocean, where very few other life form can survive. ये हर जगह मिलते हैं भाई, आप देख रहे हैं, ये हर जगह मिलेंगे। मतलब हॉट स्प्रिंग में भी मिलेंगे आपको, डिजर्ट में भी मिल सकते, स्नो में भी, डीप में भी, ओशन में भी, मतलब एवरीवेयर बैक्टीरिया हमारे साथ हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड पैरासिटिक। कुछ तो ऐसी बैक्टीरिया हैं कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म को होस्ट बना के एज अ पैरासिटिक की तरह रहती हैं। मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कैटल्स में, तो ये पैरासिटिक की तरह भी बिहेव करती है। मतलब इतने सारे गुण एक ही बैक्टीरिया में। वाह। अब आगे हम देखें तो बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज। इनको 4 कैटेगरीज पे रखा गया, जैसा कि आप ये फिगर देख सकते हैं। तो इस फिगर में आपको 4 कैटेगरी दिखा रहा है कि ये कोकाई शेप की होंगी यानी स्फेरिकल्स, रॉड शेप की होंगी यानी कि बेसिलस, कॉमन शेप की होंगी यानी कि विब्रियम, एंड स्पाइरल शेप की होंगी यानी कि स्पायरा। इस तरह से इनके शेप के बिहाव पे इनकी कैटेगरीज डिसाइड की गई है कि ये कैसे आपको दिखती हैं। थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, हर बार अपना बिहेवियर चेंज कर लेती हैं compared to many other organisms. Bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic, कुछ autotrophic भी हो सकती हैं। They synthesize their own food inorganic substances, they own food synthesize कर सकती हैं। They may be photosynthesis autotrophic भी हो सकती हैं, chemosynthesis autotrophic भी हो सकती हैं। और उसके साथ साथ the vast majority of bacteria are heterotrophs। मतलब फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस तो अलग ही लेवल है भाई इनका, पर इनका जो अलग लेवल है वो तो है कि हेटेरोट्रॉप्स भी बहुत सारी हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड के लिए भी ये डिपेंड होती हैं। तो अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आप इस तरह समझ सकते हैं, आपने अगर प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखा होगा तो इनका स्ट्रक्चर भी वही है। इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होती है। इनके पास क्रोमोसोम तो होगा बट विदाउट हिस्टोन क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। इनके पास सेल वॉल भी होगी, सेल मेम्ब्रेन भी होगी, और उसके साथ ही साथ इनके पास और क्या हो सकता है, इनके पास आपको एक ग्लाइकोकैलिक्स की वॉल भी मिलेगी जो ऊपर इनके स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होती है। और कि अगर हम देखें और इनके फीचर में, तो इनके पास इनके पास सीलिया भी प्रेजेंट होगी, फ्लैजिला भी प्रेजेंट होगा इनके पास।
पिलस यानी पिल्लाई करके स्ट्रक्चर है वो भी इनके पास प्रेजेंट होगा, जो कि आपको पता होगा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने में, कंजुगेशन करने में हेल्पफुल होता है पिल्लाई। और इनके अगर इनर की बात करें तो अंदर इनके पास क्या प्रेजेंट हो सकता है, तो अगर हम बॉडी के इनके सेल के अंदर की बात करें तो इनके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड, उसके साथ ही साथ पॉलीराइबोसोम की एक चैन होती है, मतलब इनके पास आरएनए होगा पर उसमें आरएनए कई सारे राइबोसोम एक जगह पे हो जाते हैं आरएनए, तो उनको बोलते हैं हम पॉलीराइबोसोम। ये भी इनके पास पॉलीसोम भी प्रेजेंट होगा। राइबोसोम 70S के प्रेजेंट होते हैं। और उसके साथ ही साथ इनमें इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं। इंक्लूजन बॉडी मतलब वो मटेरियल जो सरफेस पे लाए होता है, मतलब उनमें कोई पैकेजिंग का प्रोसेस नहीं होता ना, तो सरफेस पे ही मतलब इनके अंदर बॉडी में ही लाए होते हैं सारे के सारे मटेरियल को बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज़। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें दो तरह के पढ़ेंगे आप, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया इज़ अ बैक्टीरिया बट इज़ नॉट अ ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया इज़ अ यू बैक्टीरिया, ठीक है। Archaebacteria, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty area, halophils, salt spring, thermophils, and marshy areas. Methanogens. Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. Methanogens are present in the gut of several ruminants, animals such as cow and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals. जो आर्की बैक्टीरिया है ये स्पेशल बैक्टीरिया एक तरह से कहते हैं, बहुत हार्श कंडीशन पे भी रह सकती है। सॉल्टी एरिया जैसे हेलोफिन्स में रह सकती है, हॉट स्प्रिंग जैसे थर्मोडोफिल्स में हो सकती है, मार्शी एरियाज मेथेनोजेंस में भी हो सकती है। अच्छा, इसमें से एक वो होते हैं, मतलब इनके जो काऊ और बफेलोस के जो रूमिनेंट में सर्वाइव करते हैं यानी गट में सर्वाइव करते हैं, जो वो मेथिनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं। मतलब ये जब बाहर रिलीज़ होते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि काऊ के डक से बनाया जाता है, बायोगैस बनाई जाती है, तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए हम बायोगैस बना सकते हैं, यूज़ होती है काफ़ी जगह पे। जो यू बैक्टीरिया है उसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। इनके पास रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होगा, एंड इफ मोटाइल तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर टू अ ब्लू ग्रीन एल्गी हैव अ क्लोरोफिल ए। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जो कि यू बैक्टीरिया में आता है। फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉपिक होंगे। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉनिकल और फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट हो गए मनी और टेरेस्ट्रियल एल्गी। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ। इनके पास जो सराउंडेड कॉलोनीज में जो शीथ प्रेजेंट होगी वो जिलेटिनस होगी। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लोम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। इनके पास एक स्पेशल सेल्स होते हैं हेट्रोसिस्ट, जिससे ये क्या कर सकती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में हेल्पफुल होती हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके बिना बैक्टीरिया के। एक बैक्टीरिया ऐसी है बेटा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए कैपेबल है इन दिस वर्ल्ड। ओके, सो आपने देखा होगा, आपने जब छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि रूट्स में प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया, राइजोबियम का वर्ड नाम सुना होगा आपने, तो वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नॉस्टॉक भी है, ये भी आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि इनके पास हेट्रोसिस्ट एक प्लेस प्रेजेंट होता है, कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। एंड एनाबीना chemosynthesis autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitric, and ammonia and use the release energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. इनको भी रिसाइकिल करने में भी हेल्पफुल है। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट। जो हेट्रोट्रॉपिक होती हैं, the majority are the important decomposer. Many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd for milk production of antibiotics, fixing nitrogen in legume roots. ओके, नाउ इससे पहले ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए एक बार।
ये जो आप देख रहे हैं ये सारे सेलुलर लेवल, मतलब कि ये जो स्मॉल स्मॉल देख रहे हैं सारे के सारे सेल हैं, इनका सेलुलर लेवल और कॉम्पोजिशन पाया जाता है बॉडी का। तो सेल आपको दिख रहे होंगे, ये जो सेल एक बीच में कैविटी खाली है इसको हेटेरोसिस्ट बोल रहे हैं, जिसके थ्रू ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। और ये जो सीथ है इनकी बॉडी के आसपास जो सराउंडेड है, मल्टीजिनस सीथ इनके पास प्रेजेंट होती है। डायग्राम आपको नॉस्टॉक का है, ये आप डायग्राम आपको नॉस्टॉक का मिलेगा। हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया की बात की गई है, तो ये बोला गया है कि हेटेरोटॉपिक जो बैक्टीरिया है मोस्ट ऑफ द हम लोगों के यूज़फुल में आते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो ये एनारोबिक रिस्पिरेशन करती हैं, जैसे फर्मेंटेशन जो वर्ड आपने सुना होगा कि उसका बनना, दही का बनना थ्रू द फर्मेंटेशन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अल्कोहल का बनना फर्मेंटेशन का ही रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, एंटीबायोटिक्स ना होती तो हम कहाँ होते, मतलब इस तरह का सीन यही है। फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्स करने में वो भी लेग्यूम में यही करते हैं। सम आर द पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज, कुछ ऐसे भी होते हैं जो डैमेज भी करते हैं, जैसे डिसीज़ देते हैं कॉलेरा, टाइफाइड, टिडनीस, सिट्रस कैंकर। इस तरह से क्रॉप को भी डैमेज करते हैं कुछ। डिसीज़ कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, डिसीज़ डिफरेंट बैक्टीरिया कॉज करेगी, और ये जो है हमारे लिए जो हेल्पफुल बैक्टीरिया कर्ड बनाना, ये बनाना, ये डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया करती हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बैक्टीरिया कैसे करती है, तो मेनली बाय द फिजन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ short of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from the one bacterium to the other। तो कहने का मतलब ये कि जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये बाइनरी फिजन से हुआ डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि डीएनए रिप्लिकेट करते हैं और फिर बॉडी रिप्लिकेट करके दो भाग में स्प्लिट हो जाती है, ये बाइनरी फिजन है। इसमें एक मल्टीपल फिजन भी आता है। तो इस तरह से ये क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं थ्रू द आसेक्सुअल टाइप। और अगर देखें तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बनाती हैं, स्पोर्स फंस जाते हैं, स्पोर्स फिर विंड के थ्रू पॉलिनेटेड हो जाते हैं, बाहर फैल जाते हैं और अपनी सुटेबल कंडीशन में रह के ये स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं इस तरह से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती हैं, तो एक वर्ड आता है कंजुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो ये करती हैं पिलाई के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करना, मतलब डीएनए का ट्रांसफ़र करना। तो ये भी कंजुगेशन के थ्रू करती हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करती हैं। एंड फाइनल हम आते हैं द माइकोप्लाज्मा पे। तो माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहा जाता है, जो आपने सुना होगा प्लूरो निमोनिया, ठीक है, इस तरह का होता है। तो ये निमोनिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ये निमोनिया कॉज करता है। मेजरली ये 1/5, मतलब ज़्यादातर देखें तो ये लंग डिसीज़ कॉज करता है। इसके पास सेल वॉल नहीं होता और ये सबसे स्मॉल सेल होता है। मतलब आप अगर पढ़ेंगे सबसे स्मॉल सेल कहाँ पाया जाता है, तो आपको मिलेगा पीपीएलओ में। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन एज द कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, बहुत ही डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है, बहुत ज़्यादा डिसीज़ करता है और सबसे ज़्यादा ये लंग की डिसीज़ करता है। चलिए, तो ये हमारा मोनेरा कंप्लीट हो गया। एक अगर रीकैप लें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, किंगडम मोनेरा में आपको प्रोकैरियोटिक सेल मिलने वाले बैक्टीरिया मिलेंगे। सारे के सारे बैक्टीरिया होते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइव करते हैं। इसी के बिहाफ पे इनको 4 कैटेगरीज़ में बांटा गया है, कोकस, बैसिलस, स्पाइरल एंड विब्रियो, इस तरह से होते हैं। अगर बैक्टीरिया वर्ड आपने सुना है तो आपको सीधा याद आना चाहिए प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर। सेल वॉल 3, यानी कि सेल वॉल में क्या होता है 3 पाई जाती है, मतलब 3 मेम्ब्रेन होती है जिसको हम एनवलप कहते हैं। उसके साथ फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, पिलाई, सीलिया। इंक्लूजन बॉडीज़ अगर अंदर की बात करें तो इंक्लूजन बॉडीज़, प्लाज्मेट, क्रोमेटोफोर, एक तरह क्लोरोफिल जहाँ पे होता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटोफोर, यहाँ उनके पास ये प्रेजेंट होगा। क्रोमोज़ोम होगा, बट क्रोमोज़ोम में हिस्टोन नहीं होता है, विदाउट हिस्टोन क्रोमोज़ोम प्रेजेंट होगा। इंक्लूजन बॉडीज़ होंगी, इस तरह का इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है। 2 तरह की बैक्टीरिया होंगी, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया वो जो आपके लिए ये होती हैं सॉल्टी एरियाज़ में पाई जाती हैं, हेलोफिल्स में होती हैं, स्प्रिंग में होती हैं तो थर्मोफिल्स कहते हैं इनको, और कुछ मार्शी एरिया में भी होती हैं, इनको मेथोजेंस कहते हैं। इसमें हम ज़्यादातर पढ़ते हैं वो जो बायोगैस बनाने में, प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल है, हमारी मेथेन वाली मेथनोजेंस जो गट्स में प्रेजेंट होती हैं। यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया होती हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। टेरेस्ट्रियल में पाई जाएंगी, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगी, मरीन में भी मिलती हैं। इनके पास हेटेरोसिस्ट होता है जिससे ये क्या कर सकती हैं,
नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसके बाद देखें तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। बैक्टीरिया यूज़फुल जैसे कि दही बनाने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, एंटीबायोटिक्स करने में, इस तरह की हेल्पफुल है। अगर डिसीज़ कॉजिंग देखें तो कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस, कैंकर डिसीज़ फैलाने में इस तरह की ये होती हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो पहले तो बाइनरी फिजन के द्वारा असेक्सुअल होगा, फिर कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स भी बनाएंगी, और अगर आगे देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंजुगेशन के थ्रू होगा, जिसको हम कहते हैं डीएनए ट्रांसफ़र करना, पिलाई। ठीक, पिलाई के थ्रू डीएनए ट्रांसफ़र करना, इस मेथड को कंजुगेशन भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है इसके पास, और इसके पास सेल वॉल नहीं होगी, जिसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं। निमोनिया कॉज करने वाली बैक्टीरिया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म तो ये है कि ये एक पैथोजेनिक भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करती है। ये डिसीज़ कॉजिंग है, ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि हमारा किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इससे कुछ अच्छा मिल रहा है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, जानकारी अच्छी लग रही है, तो आप इसे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम बिल्कुल बहुत ही अच्छा कंटेंट ला के देंगे आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों का ऐसे ही साथ बना रहेगा। तो मैं अभी तो वीडियो जैसे भी बनाती हूँ, बट उसके बाद में वीडियो आपको डिजिटल बोर्ड पे भी बना के दिखाऊंगी, मतलब उस समय फिर वैसे पढ़ाऊंगी। तो प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।